नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज हम जरा बात करेंगे यूजीसी को लेकर। यूजीसी पर तमाम राष्ट्रवादी राष्ट्रवादियों का प्रोटेस्ट है। ये जो मनमानी और मनमर्जी वाला ये जो यूजीसी का कानून लाया गया और जो जिसको विधिक तौर पर राष्ट्रवा राष्ट्रवादियों को खास तौर से अपर कास्ट को दबाने की जो कोशिश की गई, उसको लेकर एक महिला, एक राष्ट्रवादी और हिंदुओं के हितों में सोचने वाली एक महिला हंगर स्ट्राइक करती है, एक महिला आंदोलन करती है। उस महिला को अब घर में नजरबंद भी किया जा रहा है और तमाम सवाल उठ रहे हैं और तमाम प्रोटेस्ट के मुद्दों पर उनको दबाया भी जा रहा है और इस तरीके से उसके साथ एक, ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक गलत व्यवहार भी किया जा रहा है। जरा उसे समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर उदिता त्यागी ने क्यों यूजीसी के विरोध में पूरा आंदोलन छेड़ रखा है, हंगर स्ट्राइक, या फिर कहा जाए कि इसके बावजूद भी, क्योंकि आज मोदी जी मेरठ आने वाले थे और आपको पता है नमो रेल के उद्घाटन के दौरान कैसे उनको घर में नजरबंद किया गया, कैसे उनके परिवार में जो मांगलिक कार्य हैं उसमें भी उनको नहीं जाने दिया और यूजीसी कैसे भयावह होता जा रहा है। और अब ये मुद्दा जमीनी मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि इस पे राजनीति बहुत गहरा रही है। आज मैं और बाबा रामदास दोनों समझने की कोशिश करेंगे और दोनों के सवाल होंगे डॉक्टर उदिता त्यागी से। उदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। बहुत हर हर बहुत महादेव। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हर हर महादेव। राम राम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। आंदोलन, यूजीसी पर आंदोलन, और आखिर क्या आपको लगा, क्योंकि देखिए हम लोग तो कर ही रहे हैं इस मुद्दे पर। मैं और बाबा जी अलग अलग मंचों पर लगातार बात कर रहे हैं और हम लोगों को तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ रहा है और हमारे पीछे पूरी ब्रिगेड पड़ भी गई है। आपके पीछे भी तो पूरी ब्रिगेड पड़ी है जहां तक मुझे पता है, और बहुत कुछ देखना सुनना पड़ रहा है आपको भी। जी देखिए डॉक्टर साहब, बेसिकली क्या है कि ये 13 तारीख को कानून लागू हुआ और 15 तारीख से अजीत ने इसके बारे में लिखना शुरू करा और तभी हम लोग का इस पे ध्यान गया। तब तक मतलब मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जब अजीत ने लिखना शुरू किया, फिर कुछ और हैंडल्स ने लिखना शुरू करा, तो हम लोग का सबका ध्यान इस पे गया कि भाई कुछ तो इसमें है जो मतलब ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब उस पर जब हमने लिखना मतलब उसको 2 दिन मैंने भी स्टडी किया, तो 17-18 तारीख से हमने उस पर लिखना या बोलना शुरू किया कि भाई ये ठीक नहीं है। उसके बाद जो गुरुदेव है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने उस पर बोलना शुरू किया। तो जब हम लोगों ने इसमें 17-18 तारीख पे इस पे बोलना शुरू किया, तब जंतर मंतर पे कुछ कार्यक्रम इसके होने शुरू हुए, क्योंकि एक धीरे 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 लोगों को पता चलना शुरू हुआ। तो जिन लोगों को मतलब समझ में आया कि भाई ये स्वर्ण बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है, जिन जिन को भी समझ में आता गया वो सब इसका विरोध करते गए। अब जैसे जैसे इसका विरोध बढ़ा तो जंतर मंतर पे कार्यक्रम हुए, यहाँ वहाँ कार्यक्रम हुए, तो इन लोगों ने, आप यकीन मानिए, मुझे लिटरली 4 दिन घर में हाउस अरेस्ट रखा। 4 दिन। 5वें दिन जब जंतर मंतर पे फिर कोई कार्यक्रम था, संडे का दिन था, कोई छोटा सा ही कार्यक्रम था, तो हमने कहा भाई देखो, कम से कम आप हमें जाके अपनी बात तो रखने दो। अब एक बात बताइए डॉक्टर साहब, हम कोई बम थोड़े ना है, या हम अछूत हैं, या हम टेररिस्ट हैं, या हम आतंकवादी हैं कि हम कहीं जाएंगे तो वहां दंगे भड़क जाएंगे, या मैं कहीं जाऊंगी तो वहां जाके मैं फिदाइन की तरफ हट जाऊंगी। ऐसा तो कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। अब इस स्थिति में क्या है कि आपको घर से निकलने ही नहीं दे रहे, तो जब इन्होंने मुझे 4 दिन घर में लगातार हाउस अरेस्ट रखा, तो 5वें दिन मैं अपने घर में ही, घर के बाहर मैं वहीं बैठ गई धरने पे, और मैंने कहा भैया मैं यहाँ आमरण अनशन करूंगी, अगर तुम मुझे कहीं नहीं जाने दोगे तो कम से कम मैं अपने घर बैठ के बात करूंगी। भाई मेरी आवाज तो कहीं तो जाएगी ना, कि भाई मेरा विरोध कहीं तो दर्ज होगा कि भाई आप मुझे कहीं जाने ही नहीं दोगे, मुझे कहीं बात ही नहीं करने दोगे, तो मैं अपने घर के बाहर बैठी हूँ, मेरे घर के बाहर से तो आप मुझे नहीं उठा सकते हो। तो स्थिति ये इन्होंने ऐसे बना दी कि मतलब मुझे लिटरली अपने घर के बाहर इतनी ठंड में धरने पर बैठना पड़ा। मैं 7 दिन अनशन पर रही, पूरी तरह से पानी पर रही। और आप देखिए सबसे दुखद स्थिति इस पूरी कहानी में क्या थी कि इन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सड़कों पे धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, किसी भी एक भी, जिसे कहिए जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो स्वयं पता होगा, मैं पार्टी में भाजपा की क्षेत्रीय मंत्री हूँ और 19 जिलों में मैं काम करती हूँ लगातार भाजपा के लिए। उस स्थिति में होने के बावजूद एक व्यक्ति भी पार्टी से, एक व्यक्ति भी जिसे कहिए, मेरे से पूछने नहीं आया कि भाई आप क्यों बैठी हो, इतनी ठंड है, आप भूखे पैसे यहाँ क्यों बैठे हुए हो। हमारे पास वो लोग आए जिनको अपने बच्चों की चिंता थी, हमारे पास वो लोग आए जिन्हें हमारी चिंता थी।
हमारे सारे लोग आए। लेकिन आप ये देखिए कि जब 28 तारीख को इनको समझ में आया कि भाई पूरी तरह से बहुत बड़े स्तर पर बिल्कुल जिसे कहिए रायता फैल चुका है और 1 तारीख को बहुत बड़ा भारत बंद होने वाला है। तो आपको पता है विष्णु शंकर जैन ने जब वो लगाई थी याचिका तो उन्हें 2 महीने बाद का समय दिया। लेकिन जब इसका विरोध लगातार आप लोगों ने इतना प्रचंड कर दिया, सब लोग इस पे बोलने लगे, तो 28 तारीख को इसे टेक अप कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और इस पे रोक लगा दी। अब जो 1 तारीख का आपका धरना था, उस पे सबको ये लगा कि भाई अब तो रोक लग गई। स्वर्ण समाज के देखिए बहुत शिक्षित और कहना चाहिए बहुत शांत लोग होते हैं, उनको लगा अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई है, बात खत्म हो गई। तो 28 तारीख को उस पर रोक लगी, 1 तारीख को उन्होंने अपना धरना कैंसिल कर दिया सब लोगों ने, जो भारत बंद होना था, बड़े बड़े प्रदर्शन होने थे सब बंद हो गए। 2 तारीख को मध्य प्रदेश में सेम 2023 लागू हो जाता है। ये 2 तारीख की बात आप मैं बता रही हूँ आपको। 1 तारीख तक हम इनका वेट करते रहे कि भाई ये कुछ करेंगे, कुछ तो मतलब सरकार की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि भाई स्वर्णों को लगे कि उनकी भी चिंता सरकार को है। अभी तो क्या आप देखिए वंचित शोषित के नाम पे आप तो बिल्कुल अछूत हो गए ना, आप तो बिल्कुल अछूत हो गए, आपकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब जब 2 तारीख को मध्य प्रदेश में लागू हो गया, तब मुझे अपने घर के बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि सबको ये लगने लगा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का इसमें वो आ गया है, स्टे आ गया है, तो इसमें कुछ होगा नहीं। और आप यकीन मानिए कि 7 दिन दुनिया भर के लोग मुझसे मिलने आए, दुनिया भर के लोगों ने मुझसे फोन पे बात की, और कहीं ना कहीं वापस हम लोगों को ये बात समझ में आई कि बिना बिना लड़े, बिना विरोध किए हम इससे नहीं बच सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ को तो आपको स्टे दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, और बैकडोर से इन्होंने लागू करना शुरू कर दिया। 2023 तो सेम रूल है, आपने पढ़ा होगा, दो जैसे 2026 ऐसी 2023 है। मूर्ख तो हम लोग हैं कि हमने एक बार देखा ही नहीं, 2023 से हमारे बच्चों के गर्दनों पर तलवार लटकी हुई है। अब की बार इन्होंने कानून और ज्यादा कठोर प्रावधानों के साथ लागू किया, तब लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट किया। तो आप ये देखिए, अगर ये मंशा होती कि हटेगा या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से इस पर कोई फर्क पड़ा होता, तो मध्य प्रदेश में क्यों लागू होता अभी। तो इसलिए बैठना पड़ा 2 तारीख को मुझे कि भाई बैठो मत, शांत मत हो, बिल्कुल विरोध बंद मत करो। क्योंकि अगर तुम विरोध बंद करोगे 19 मार्च तक तो पता चला हर स्टेट में लागू हो जाएगा, फिर क्या कीजिएगा। जब 2023 लागू हो जाएगा तो 26 अपग्रेड होके कभी भी आ जाएगा, फिर और 28 लगा लीजिएगा आप और 1 साल बाद। तो वो तो वही है ना भाई, लॉ तो वही है ना। तो आपके स्वर्ण बच्चों की ये प्रॉपर जिसे कहते हैं ना सुनियोजित मॉब लिंचिंग का पूरी पटकथा तैयार की गई है। इसमें सिर्फ स्वर्ण लड़के फंस रहे हैं, लड़कियों पर तो कितना अत्याचार होगा वो आपने रुचि तिवारी को देख लिया, उसके साथ कितना भद्दा और मतलब अमानवीय व्यवहार उस लड़की के साथ किया। जिस दिन मैंने इस पे बोलना शुरू करा, मेरा पहला स्टेटमेंट था कि लड़कियों के रेप गैंग बनेंगे, ये क्वालिटी कमेटी आपकी, और लड़कों की मॉब लिंचिंग होगी। देख लीजिए उसमें से एक एक बात सत्य सिद्ध हुई है या नहीं हुई है। लड़की थी इसलिए उसके तो कपड़े फाड़ के छोड़ दिया, लड़का होता तो उसको जिंदा नहीं छोड़ते किसी कीमत पे भी। तो आप बताइए कि स्वर्णों को, जो कोर वोटर है भाजपा का, ओबीसी को खुश करने के लिए हमारे बच्चों को पीटने की क्या आवश्यकता है। बताइए क्या आवश्यकता है। तो मेरा तो मतलब देखिए बात सिर्फ तो देखिए सही है। मैं हाँ। बहुत मतलब हम्म। आप किसी को भी खुश कीजिए, वोट मांगिए, वोट लीजिए। हम इतने साल से आपका हर चीज में साथ दे रहे हैं, आज तक हमने कभी किसी विषय पे पार्टी के अगेंस्ट, हम्म। हम लोग तो कभी देखिए आम लोग भी नहीं बोलते मैं तो पार्टी में हूँ चलो छोड़ दो। आम लोग, आप लोग भी हैं, आपने भी भाजपा का नहीं, हर जगह मुझे साथ दिया। उदिता जी, आज पार्टी का एक डिक्टेट आया है, रादर गैग ऑर्डर आया है। जैसे मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं ना, ऐसा एक कपड़ा है कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं पर, श्रीकांत जी, कंप्लीट बैन, निर्देश दिया गया है कि कोई भाजपा का कार्यकर्ता या पदाधिकारी नेता यूजीसी पर किसी किस्म का पॉजिटिव या नेगेटिव कोई बयान नहीं देगा। यूजीसी की चर्चा करना वर्जित है। ये पूरा ब्लास्फेमी कानून लग गया देखिए वो तो है। पहले पहले तो काफी, वो तो जी, काफी टाइम से आया हुआ है, काफी टाइम से पार्टी ने निर्देशित किया हुआ है सबको कि इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। और मुझे लगता है मुखरता से शायद मैं ही बोल रही हूँ, पार्टी पदाधिकारियों के लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए कितना दोहरा मापदंड है, मुझसे आप कह रहे हैं कि आप शांत रहिए और मुझे घर में आप हाउस अरेस्ट करा रहे हैं। मैं क्यों शांत रहूं भाई, क्यों शांत रहूं। आप एक तरफ तो बैठिए, यदि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं शांत रहूं और इस पे कुछ ना बोलूं, तो आप मेरे को हाउस अरेस्ट क्यों करवा रहे हैं। तो देखिए ये तो बिल्कुल तय बात है कि पार्टी में जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, जिसे अपने बच्चों से प्रेम होगा, और जो राजनीति के तरह ये सोचता होगा कि ये सामाजिक ताने बाने के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, वो बोलेगा। और जिसको सिर्फ ये राजनीति करनी है, जिसे अपने बच्चों से प्रेम ही नहीं है और जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कल को SC ST OBC और सवर्ण बच्चे लड़ेंगे तो बच्चे तो हिंदू के ही लड़ रहे हैं ना।
बच्चे तो सारे आपस में हिंदू के ही लड़ मर रहे हैं ना, इससे किसका फायदा हुआ आप बताओ। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, हमारा ही कट गया ना महाराज जी, इसमें हमारा ही तो कटा, और किसका कटा। स्वर्ण के बच्चे निशाने पे आ गए सिर्फ लड़के। मतलब आप क्या चाहते हैं, यहूदियों की तरह इनको चुन चुन के खोज खोज के मार दिया जाए। जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को रखा, वो कैसे पिटवा लेगी, क्यों पिटवा लेगी वो, किस लिए, हमने क्यों साथ दिया हर व्यक्ति का नहीं उदिता जी, उदिता जी मेरा एक सवाल है, इसमें लगी। पार्टी हेलो, हाईकमांड को, मोदी जी को क्या सवर्णों की नाराजगी की परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, वो ये कहते हैं डैम केयर, या उनका कोई बड़ा गेम प्लान है? आखिर वो एक इतने बड़े वर्ग की नाराजगी मोल लेकर दलितों को, ओबीसीज को खुश करना चाहते हैं, ये क्या कोई वोटों का रीअलाइनमेंट करना चाहते हैं, क्या है इसके पीछे की असली मंशा? जरा दर्शकों को समझाइए, आपको क्यों लगता है कि ये पार्टी ने जानबूझ के ये जो गेम रचा है, क्या है ये, इसके पीछे का गेम देखिए क्या है? महाराज जी देखिए, जो मैं अपने स्तर पे बात कह सकती हूँ कि जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि ये इतना बड़ा विभाजनकारी बिल है, जो बहुत छोटे बच्चों के दिमाग में बहुत छोटी उम्र से एक जहर बो देने वाला बिल है, जैसा कि आप सभी समझ पा रहे हैं इसमें। अब कोई भी हिंदू शासक, महाराज जी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके चैनल पे कह रही हूँ, कोई भी हिंदू शासक ऐसा बिल लेकर नहीं आएगा जो उसके अपने हिंदुओं के बीच में इतना भयंकर जहर घोल दे कि वो सारा जो ताना बाना है हिंदुत्व का वो सब खराब हो जाए। जो मतलब इतने साल से सिर्फ आपसे 2 बात कह रहे हो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदू एकता जिंदाबाद, वो किसी भी कीमत पे इस प्रकार का बिल नहीं ला सकते। मेरे अपना इसमें व्यक्तिगत विचार ये है महाराज का पूरा सेटअप इसका मिला है, और पता नहीं किस दबाव में महाराज इसको इन्होंने जो है लागू कर दिया। क्योंकि आप ये सोचो, कोई भी जिसको थोड़ा भी समझ होगा और हिंदू शासक होगा, जो आया ही हिंदुत्व की लहर पे बैठकर हो, जो 2 बार हिंदुत्व की लहर में इतने बड़े स्तर पे जीते हो महाराज, वो ये काम नहीं करेंगे। आप मानिए इस बात को, कहीं ना कहीं इसके जिहादी कनेक्शन हैं और हैं, क्योंकि कोई हिंदू पर आदमी मोदी ये जी ने काम फिर, नहीं करेगा एक जिसका मिनट, कोर तो वोटर हिंदू भी मोदी हो। जी ने, उदिता जी, तो मोदी जी ने इसे लागू क्यों होने दिया और अब इसे देखिए वापस मैं क्यों इस नहीं ले बारे में रहे? देखिए बिल्कुल बिल्कुल इस बात पे मैं हमेशा ही कहती हूँ। कल भी लगातार इंटरव्यू चल रहे थे, सब लोग पूछ रहे थे कि भाई आप खुद पार्टी में, आप धरने पे। मैंने कहा देखिए, ना मुझे मोदी जी से कोई दिक्कत है, ना मुझे सरकार से दिक्कत है, ना मुझे पार्टी से दिक्कत है। मैंने हिंदुत्व की वजह से पार्टी ज्वाइन की महाराज जी। मैं बालकाल से सेवक हूँ, मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, मैं बचपन से जब बड़ी हुई हूँ तो मैं घर में शाखाएं लगती, स्कूल कॉलेज में शाखाएं लगती देखती पली बड़ी हूँ। मेरा तो पूरा परिवार ही पूरी तरह से संघी परिवार है, और हम तो भाजपा ही हैं बचपन से जिसे कहते हैं। लेकिन महाराज आप एक बात बताओ, जिस पार्टी में मैं हूँ, जिस मूल्यों पे मैंने पार्टी ज्वाइन की, महाराज मैं उनसे ये तो पूछूंगी कि मेरे बच्चे क्यों पिटेंगे। महाराज मैं उनसे ये तो पूछूंगी कि सिर्फ मेरे बच्चों का क्या दोष है, जब हम बचपन से इतनी निष्ठा के साथ आपसे जुड़े हुए, तो मेरे बच्चों का क्या दोष है। तो महाराज इसमें सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। पार्टी को ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये अब कोई स्वर्णों का मुद्दा नहीं है। अगर कोई कह सोच रहा है ना स्वर्णों की लड़ाई है, स्वर्ण इसमें फंसे, नहीं फंस रहे महाराज, इसमें सारे हिंदू फंस रहे हैं। जो लड़ाई हमें इस समय जिहादियों से लड़नी चाहिए थी महाराज, वो हम आपस में लड़ रहे हैं। जो हैंडल्स हैं, चाहे वो फेक हैं चाहे वो असली हैं, कितनी गंदी और अश्लील भाषा मेरी बच्चियों के बारे में लिख रहे हैं। मतलब महाराज क्या हम ये नहीं नहीं, डिजर्व तो करते हैं? आईटी सेल आप तो बताइए सपोर्ट में महाराज, क्या नहीं है हमारी ना? बच्चियां ये डिजर्व करती है महाराज? नहीं नहीं उदिता नहीं जी, मतलब उदिता महाराज आप जी, एक बात बताओ ना आईटी, जी। उदिता जी बीच में टोक रहा हूँ, पर मैंने देखा आईटी सेल तो चुन चुन के ऐसे लोगों की हंटिंग कर रहा है, पॉचिंग कर रहा है, ऐसे लोगों को निशाने पे ले रहा है, उनकी वीडियोस निकाल के प्रमोट कर रहा है और गालियां भी दे रहा है। तो वो एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्लिप कटुआ जुबैर। तो क्लिप कटुआ ऐसे लोगों की वीडियो निकाल रहा है और वही उसी वीडियो को बीजेपी आईटी सेल प्रमोट कर रहा है। तो कैसे संभव है? दोनों एक ही कोर पर, एक ही थाली में कैसे हो सकते हैं? देखिए ये बीजेपी आईटी सेल के जो सो कॉल्ड लोग हैं, देखिए पार्टी का जो भी जिम्मेदार कार्यकर्ता है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बोल रही हूँ, जो भी पार्टी का पूरा जिम्मेदार मतलब कार्यकर्ता है, वो इस प्रकार के ना तो भद्दे वीडियो कहीं डालेगा, ना ही किन्हीं लोगों को स्पेसिफिकली हंट करेंगे या उनके बारे में भद्दी टिप्पणी करेंगे। अब ये क्या है कि इस चलती गंगा में ना सब हाथ धो रहे हैं।
सब जो है इसमें जो है एक पूरा कहिए नेक्सस बन गया है इस टाइम पे। इसमें सारे वो लोग हैं, मैंने कहा ना आपसे कि जो लड़ाई हमें इस टाइम जिहादियों से लड़नी थी वो हम हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। अब आपके पास क्या श्योरिटी है कि जो हैंडल आपके इस टाइम पे आपके पीछे लग रहे हैं उनमें से कितने असली हैं? इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें डाल रहे हैं, आप उन्हें ढूंढ भी नहीं पाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पता चला कनाडा से बैठ के कोई ये गंदे कमेंट्स कर रहा है। तो मौका किसने दिया? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, इस सोशल ताने बाने को तोड़ने का मौका किसने दिया है? जो आईटी सैलिए बने घूम रहे हैं, तुम्हें जो लिखना है हमारे बारे में लिख लो, हम काहे को डरेंगे? हम अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे ही लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक ये वापस ना हो जाए। मोदी जी हमारे अपने हैं, मोदी जी की सरकार बनाने के लिए मैं 2 महीने अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ के बनारस में रही, तो मेरा हक बनता है कि मैं मोदी जी से पूछूं कि जिन बच्चों को भविष्य के लिए मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी, अब उन बच्चों को कैसे पिटवा लूं मैं? तो देखिए ये तो हम सबका एक मतलब लोकतांत्रिक हक है। लोकतांत्रिक हक है कि हमें अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि किसी एक वर्ग का इतने बड़े स्तर पर सुनियोजित नरसंहार की तैयारी क्यों की जा रही है? ये हम सबका हक है, हमें पूछना चाहिए। और रही बात इन आईटी सैलियों की, ये पैसे लेके ट्वीट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, अब इस टाइम पार्टी को भी ये बात समझनी चाहिए कि जितना ज्यादा ये फालतू और भद्दे ट्वीट्स कर रहे हैं, उतना ज्यादा लोग पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। ये पार्टी का नुकसान हो रहा है, फायदा थोड़ी हो रहा है इससे कुछ। नहीं, अब मेरा मैं ये अगली बात कहना चाहता हूं। कल योगी जी ने एक वक्तव्य दिया है कि मैं जा रहा था, बच्ची नंगे पैर स्कूल जा रही थी, बच्ची के पास जूते तक नहीं थे, फिर मैंने आके निर्देश दिया, स्कूलों में सवर्ण बच्चों को स्टेशनरी नहीं दी जाती थी, जाति पूछ के कॉपी पेंसिल दी जा रही थी, फिर मैंने निर्देश दिया और मैंने जाति नहीं पूछी, एक एक बच्चे को यूनिफॉर्म और वो सारा कुछ दिया। योगी जी क्या बड़ी लकीर खींच रहे थे और ये संदेश दे रहे थे कि देखो, मैंने जाति के आधार पर किसी के साथ भेद नहीं किया, मोदी जी ने तो किया। योगी जी कह रहे मुझे मैंने महाराज तो जी नहीं किया। जी 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 महाराज तो मुझे क्या ऐसा योगी लगता है जी कि लंबी इस टाइम लकीर खींच रहे हैं? हमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है महाराज, बिल्कुल है। इस टाइम पे आप ये बात समझिए कि लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे। देखिए आरक्षण, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, जातिवाद, ये तो देखिए एक आंतरिक समस्या हो गई हिंदुत्व की। हिंदुत्व के एक ताने बाने में जो सेंध लग गई लग गई। लेकिन आप ये तो समझिए महाराज, पूरी दुनिया इस टाइम जिहाद से लड़ रही, पूरी दुनिया में जिहादियों ने आतंक मचाया हुआ है। भारत में अगर आपका भी संज्ञान में हो तो मुश्किल से 1 महीने पहले की बात आपको बता रही हूँ, एक अकेले मुल्ले ने 300 हिंदू लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया। ऐसे तो हजारों होंगे। महाराज बताइए बेटियों के साथ आज क्या हो रहा है? और लंदन में, अमेरिका में, सब जगह यही हो रहा है। हमें लड़ना इनसे था। तो देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ, योगी जी ही इकलौते हिंदुत्व का चेहरा अभी बाकी हैं जिस पर लोगों को विश्वास है। मुझे है कि कल को बात होगी तो योगी जी जातियों में लोगों को नहीं बांटेंगे। योगी जी ये देखेंगे कि सामने जितना जो समूह खड़ा हुआ है सब हिंदुओं का है। इससे फर्क नहीं पड़ता एससी एसटी ओबीसी है स्वर्ण है, ये सब हिंदू हैं। और कल को जब कोई निर्णायक लड़ाई होगी, जो कि होगी महाराज जिहाद के साथ, आज नहीं होगी तो और 1 साल बाद होगी। जितना ये आपस में लड़ने लग गए हैं बहुत जल्दी होगी। तो उस लड़ाई के सामने यदि कोई खड़ा होगा ना महाराज, तो वो आदित्य योगी नाथ जी होंगे। महाराज ये आप लिख लीजिए आप इस बात को। वो हमारे साथ लड़ेंगे इस लड़ाई को आखिर तक, क्योंकि लड़ाई हमारी जिहाद से है महाराज, आपस की हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये तो देखिए 2 महीने बाद, 4 महीने बाद ये खत्म होगी। देखिए मन जो फटने थे महाराज वो फट गए लोगों के। जो नुक्स अब लोग कहें कि भाई इससे क्या फायदा नुकसान हुआ, तो बिल्कुल समझने वाली बात है महाराज, इससे नुकसान हो चुका है। अब आपको देखना यह है कि आपको नुकसान हुआ कितना। और जिस हिसाब से आईटी सैलिए आम लोगों को चिढ़ा रहे हैं ना महाराज जी, उस हिसाब से नुकसान डेली के हिसाब से बढ़ रहा है। इतने दिन कोई भी पेड कैंपेन नहीं चल सकता महाराज। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। लोग इस स्तर पे चिढ़ गए हैं क्योंकि ये आईटी सैलिए कुछ कुछ डाल के चिढ़ा रहे हैं लोगों को। कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिखते, उससे लोगों को क्या लगता है कि हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के हक की बात कर रहे हैं, और ये हमें देशद्रोही ठहरा रहा है। ये हमें बता रहा है कि हम सरकार के खिलाफ है, हम मोदी जी के खिलाफ है। हम क्यों खिलाफ है? हम तो बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। हम खिलाफ है यूजीसी के, हटाओ इसको। क्यों नहीं हटा देते? नहीं कोई नहीं, सिर्फ जिम्मेदार उतना व्यक्ति नहीं है सामने। जी, उतना नहीं हाँ जी। है। मुरादाबाद से हमारे लिए समाजवादी पार्टी ने पैसे भेजे, हम बिक गए। मेरे आपके ऊपर और अन्य
लोगों पर आरोप है कि हमको उस टोटी चोर ने खरीद लिया, देखिए हम लोग महाराज, समाजवादी देखिए पार्टी से बिक गए। प्रभु ने आपको, मुझे और जो डॉक्टर चैट साहब तो बैठे मेरे हैं, पास भी इतना, आया था। हाँ हाँ, हमें इतनी बुद्धि भी दी है, इतना विवेक भी दिया है कि हमारी कितनी लड़ाई हो, मतलब हम ये तो नहीं करने वाले महाराज, ये तो सबको पता है प्रत्यक्ष। आप देखिए छिछोलदारी ये अपनी कर रहे हैं ये लोग, जितने भी ये फालतू के एलिगेशंस लगा रहे हैं ना महाराज। आने वाले समय में देखिए, मैं अपने बच्चों से आंख मिला के कह पाऊंगी कि बेटा मैंने तुझे जन्म दिया तो मैं तेरे लिए लड़ी, बेटा मैं तेरे लिए भी लड़ी और उसके लिए भी लड़ी जो कभी अभी भविष्य में आने वाला है। तो हम तो अपनी पीढ़ियों के लिए, अपनी नस्लों के लिए लड़ रहे हैं महाराज, हमें क्या ही फर्क पड़ता है इन्हें जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए, लगाते रहे। देखिए महाराज, जब हम कोई काम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुझसे पूछा मेरे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, फोन करा कि अरे आपको पता है आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा देखिए सुनिए, मैं मानसिक रूप से तैयार हूं हर बलिदान को देने के लिए, तब मैं इस विरोध में उतरी हूँ, तब मैं इस विरोध में उतरी हूँ, जब मैंने अपना मन ये बना लिया कि भाई जो होगा देखा जाएगा, पहले मेरे बच्चे अच्छा, हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए सारी चीज रीता बात जी, की। मैं एक बात और सुनिए सुनिए, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। हम ना मोदी जी का विरोध कर रहे, ना हम बिल्कुल भाजपा के किसी अन्य मंत्री पदाधिकारी का विरोध कर रहे। हम तो इस यूजीसी रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं कि इसके कुछ प्रावधान, भाई ठीक है, अच्छी बात है, आप डिस्क्रिमिनेशन रोकना चाहते हैं, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो रोकना चाहते हैं, जरूर रोकना चाहिए, पर उसमें सवर्णों को भी कंप्लेंट करने का अधिकार दे दो, और यदि कोई झूठे आरोप लगाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दो। सिर्फ बिल्कुल दो बिल्कुल प्रावधान ऐड करने हैं कि बिल्कुल बिल्कुल हमको भी, हमारे बच्चे के साथ भी अगर किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको तो भी उसकी भी सुनवाई होगी। कंप्लेंट करने का अधिकार हो। ओके। इसमें नहीं, हमने इसमें एक ऐसा और क्या चीज गलत मान महत्वपूर्ण है। लिया? नहीं नहीं, जो ये जी फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है और ये पता हाँ, चलता उस पर भी है कि ये कार्रवाई होगी। जानबूझ के फॉल्स कमेंट कर रहा है, उसको जरूर दंड करने का हो, ताकि ये मन में ना रहे कि भाई हाँ, हम कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं होने वाला। कि हम कुछ भी करेंगे और निकल जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो ही चीजें जोड़नी है मुख्यतः डॉक्टर साहब। एक तो इसमें समावेश कर लीजिए हर एक का, कि भाई किसी के भी प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसे मतलब कंप्लेंट करने का हक है। महाराज आप यकीन करेंगे कितने सारी यूनिवर्सिटीज में स्वर्ण को कंप्लेंट करने का ऑप्शन ही नहीं है। अब चूंकि लोग निकाल रहे हैं धीरे धीरे कि कहाँ क्या चल रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में महाराज आरक्षण लागू कर दिया है, मतलब जो उसके एडॉक बेसिस पे जो 45-45 दिन के लिए भी नौकरी है महाराज, उसमें भी आरक्षण है। अब प्राइवेट सेक्टर में नीतीश जी मांग ही रहे हैं। हमारे बच्चे क्या खाएंगे महाराज, ना उन्हें पढ़ने के अवसर मिलेंगे, और हमने उन्हें पढ़ा भी लिया प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में मेहनत कर करा के, तो उन्हें फिर काम नहीं मिलेगा। अगर वो बिजनेस भी अपना लगा लेंगे तो उसमें भी उन्हें इनको रखना पड़ेगा, और इन्हें रख के क्या होगा महाराज, जब इनका मन करेगा ये आप पे SC ST लगाएंगे, आपका बिजनेस ठप। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, बंबई में कितना एक आलीशान जो है पूरा ऑफिस को, एक जो है, जो भी हैं दलित हैं, उनके फेवर में लोग आके पूरा ऑफिस तोड़ रहे हैं, मतलब मजाक चल रहा है महाराज। तो हम खाएंगे क्या, हाँ, हमारे बच्चे करेंगे क्या, मतलब फिर हम नहीं, जिंदा नीले ही एक बात, कबूतरों की वजह से। महाराज हम जिंदा ही क्यों मेरे है, एक फिर सवाल हमारे का मतलब जवाब हम दीजिए। बच्चे पैदा ही क्यों कर रहे हैं। मोदी जी और भाजपा को सवर्णों के वोट की चिंता नहीं है? ना, मुझे नहीं लगता महाराज, अगर ये चिंता वाला कुछ भी होता तो देखिए, हमको पता है क्या महाराज, हम टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए हैं। और मैं बहुत मतलब मजबूती से इस बात को कहती हूँ, हमारी स्थिति यही रहने वाली है महाराज, कोई भी सरकार आ जाए, क्योंकि हम ताकत से अपनी बात नहीं कह रहे हैं, गलती सरकारों की नहीं है महाराज। SC ST ने अपनी बात मनवा ली, मुसलमानों ने अपनी बात मनवा ली, OBC ने अपनी बात मनवा ली, हम में ही कुछ कमी रह गई ना महाराज, जो हमारी बात सुनी भी नहीं जा रही, मनवाना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो कमजोरी तो कुछ अपने अंदर भी है ना महाराज, आत्ममंथन का समय है नहीं ये, नहीं, आप आत्ममंथन का कह रही हैं समय हम है। स्ट्रीट पावर नहीं है, नहीं आप कह रही हैं हम स्ट्रीट पावर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आप समझिए ना कि जहां भीड़ इकट्ठी खड़के खड़ी हो जाती है। ये 2018 में SC ST में क्यों आए इतने सारे, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया था कि भाई इसमें इतनी ये सब मत बढ़ाइए सारे क्लॉज, उसके बावजूद जब लोग उतर आए सड़कों पे इतने सारे, इन्होंने बिल बना के उसे पलट दिया। क्यों पलटा, क्यों पलटा, क्योंकि 2 दिन इन्होंने औरतें उतार उतार के उनके साथ बदतमीजी करी। ऑटो का आपको यही कहापुड़ का केस होगा, आपको पता होगा, इन्होंने महिलाओं को खींच लिया था, सड़कों पे कितना उपद्रव मचाया, कितना सामान जला दिया, कितनी सरकारी संपत्ति खत्म कर दी। तो न्यूसेंस की वैल्यू है। आप सभ्य हैं, लॉ अबाइडिंग, आप गधे हैं। हमारा क्या हो रहा है आप बताओ, बताओ आप डॉक्टर साहब क्या हो रहा है हमारा। कोई भी सरकार आए, 70 साल से कोई इन्हीं अच्छा, की सरकार नहीं, थोड़ी थी, कोई भी सरकार है। हाँ, अंतिम हाँ, अंतिम हमें सवाल,
जमीन पे भी नाराजगी है या सिर्फ कुछ हमारे जैसे 2-4 यूट्यूबर या 2-4 नेता आपके जैसे कार्यकर्ता या सिर्फ थोड़े से मीडिया के लोगों में नाराजगी है? ये नाराजगी जमीन पे भी है कि नहीं है? महाराज देखिए, मैं बहुत ही जमीनी स्तर से जुड़ी हुई व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ मतलब ये नहीं है, मैं 7-8 मंदिरों की ट्रस्टी भी हूँ और मेरे प्रकल्प भी चलते हैं कई सारे हैंडलूम और इस तरह के खादी के। तो मैं गाँव-गाँव में मेरा उठना बैठना है और लोगों से बातचीत होती है। महाराज इससे एक व्यक्ति भी खुश नहीं है। ऐसा नहीं कि स्वर्ण नाखुश हैं। आप एससी, एसटी, ओबीसी से भी बात करके देखिए, वो लोग भी नाखुश हैं। वो कह रहे हैं ये माँगा किसने? ये माँगा किसने? किसके लिए लेके आए? कह रहे आज हमारे बच्चों के बीच में इतना ज़हर बो गया है मैडम जी, कि आज बच्चे निकले तो हमें भी तो इस बात का डर है, किसी से लड़के आ गए तो लड़ाई में तो इनकी जीवन भी खराब होगा। कोई ये थोड़ी कि तुमने किसी की शिकायत कर दी, वापसी में उसके माँ-बाप या वो बच्चा कुछ एक्शन ही नहीं लेगा। आप देखिएगा महाराज, लोग कितने बच्चों के जब भविष्य खराब होंगे, बच्चे बंदूक नहीं उठाएँगे, इसकी क्या गारंटी है? और जब हमारे बच्चों के साथ इतना अत्याचार होगा तो हम आपस में नहीं लड़ेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो पूरा देश आपने तो गृह युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी कर ली ना पूरी। मैं फिर कह रही हूँ महाराज, कोई हिंदू व्यक्ति जिसे मतलब हिंदुत्व जी की ही वोट मिलती हो, वो ये नहीं करेगा। वो ये नहीं करेगा, कहीं न कहीं से इसका कोई जिहादी बड़ा कनेक्शन है और हम सब इसमें फँस चुके हैं बुरी तरह से। देखिए, मैं अभी भी बता रही हूँ, इसमें कुछ करने के मूड में सरकार नहीं लग रही है। कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लग रही है। अब देखिए, आप लोग विरोध करते रहें, अपनी बात रखते रहें, बच्चों के लिए लड़ते रहें, तो हो सकता है कि हमें कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में इसका कुछ लाभ मिले। यदि सुप्रीम कोर्ट में इसके इनके फ़ेवर में नहीं आया तो ये लोग सड़कों पे उतरेंगे। एक बार फिर उपद्रव होना है और उस उपद्रव के दबाव में सरकार क्या निर्णय लेगी, आप 2018 में देख चुके हो। तो इसलिए समय रहते अपना विरोध जताना बहुत ज़रूरी है। और महाराज देखिए, बात सुनिए, चींटी भी हाथी को मार देती है, जब उसे लगता है कि अब मेरी मृत्यु समक्ष है। तो ये मैटर अब हमारे हम्म, बच्चों का है महाराज, हमारा नहीं बचा। हम तो पिस रहे हैं 70 साल क्योंकि से, अब हमने अपने स्ट्रीट सारे पावर बनना पड़ेगा नौकरी, ना। आरक्षण सब दे दी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आप मतलब मुझे दरअसल ऐसा लगता है अब महाराज कि आपको, मैं जहां तक समझता हूं कि हर एक मंच पर, हर एक जगह, वो स्ट्रीट हो या वो संसद हो, वो मीडिया का क्षेत्र हो या सोशल मीडिया, आप अगर अपने हक और हकूक के लिए लड़ाई नहीं करेंगे तो आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा। और अगर ये स्वर्ग आप कुछ नहीं चाहते हैं तो रहेंगे। उसके लिए मृत्यु का आलिंगन आलिंगन करना ही पड़ेगा। बिना मरे जी। आज तक किसी को स्वर्ग नहीं मिला डॉक्टर साहब, तो मरना तो पड़ेगा हाँ, उसके लिए। और मरना जो तो पड़ेगा। बलिदान नहीं कर सकते, जो बलिदान नहीं कर सकते, उन नस्लों को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। हिंदुत्व के साथ हम्म। इतना बड़ा विश्वासघात आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया जो अब हो गया हमारे साथ। और इतने के बाद भी यदि हम चुप रहते हैं तो अपने बच्चों के जो हत्या होने वाली है आने वाले भविष्य में, चाहे उनके काम की हो, चाहे उनकी नौकरी की हो, चाहे उनकी मतलब सच में हत्या हो, उसके शिक्षा जिम्मेदार की सिर्फ हम होंगे। सब चीज़ों सब। की। इसमें ओके। तो मार-पीट में और ये बच्चे बहुत पिटेंगे बड़ी भी, मरेंगे समस्या है। भी। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो मतलब उस सब के कौन कौन ज़िम्मेदार होगा? हम होंगे। अगर हम आज भी नहीं बोले ना डॉक्टर साहब, तो कुछ बचने वाला नहीं है बच्चों का। और ये सिर्फ़ स्वर्णों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुओं की लड़ाई है, पूरे हिंदुत्व की लड़ाई है। नहीं अब लड़ी गई, तो जिहादी तो भई बैठे हैं आपके सिर पे। वो तो उस टाइम ताली बजा के पीट के आपका सारा तमाशा देख रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। आपस में जितने लड़-मर के बचेंगे, फिर उन्हें हम देख लेंगे। ये स्थिति। जी। मुझे लगता है कि आज तो ये आपस में अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला बात यहाँ पर बिल्कुल सेट बैठती है। जाते जाते दर्शकों से अनुरोध है, बाबा जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। मैं उदिता जी का धन्यवाद करूंगा, आपने समय दिया। आपने, मुझे पता है आप इतनी व्यस्त हैं, तो आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। श्रीकांत जी आपको भी धन्यवाद। आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं, दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। महादेव, हर हर वंदे महादेव। मातरम। आपका भी बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मुझे मौका दिया मेरी बात रखने का। प्रणाम जी, बहुत प्रणाम प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। ठीक प्रणाम। है।